हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री। इसमें आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन यानी कि जो आपका सेक्शन आता है पूरा सेक्शन डी, इसमें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें आपके 4+4+4 यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। तो आपका 12 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पूरे 12 नंबर आप बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के जाते हो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और इसमें मैं आपको पिछले 4 से 5 साल 6 साल में जितने मुझे मिले हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए। ठीक है, तो इस यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज्यादातर और आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 100+ एमसीक्यू यानी 150 के करीब या उससे थोड़े बहुत कम एमसीक्यू मैं पहले से करा चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देख लेना, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएंगे। फिर ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो तो आप देख ही रहे हो, और मैप वाली वीडियो भी लेकर आ चुका हूं। मैप वाली वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैप वाली वीडियो देखो। इसमें आपके सारे मैप जो है इंपॉर्टेंट वो करा दिए। ठीक है, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यानी 3 नंबर और 8 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर पेपर से पहले देख जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये 4 मैंने पीवाईक्यू भी करा दिया। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो इन 4 पीवाईक्यू को भी देख के जाना है। कमेंट में मैं आपको एक लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। अब बात करते हैं हमारे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको 2 4 5 6 सेट कराऊंगा और एक सेट में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, तो आपके कई सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक सोर्स है, दासों के प्रति व्यवहार। ठीक है, अब ये जो है सोर्स, इसको ध्यान से देखते हैं। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस, ठीक है, पेडेनियस सेकंड्स, इनका एक दास ने कत्ल कर दिया था। और कत्ल के बाद पुराना जो रिवाज था उस रिवाज के अनुसार क्या किया जाता था, एक ही छत के नीचे रहने वाले जितने भी दास होते थे सबको फांसी दे दी जाती थी। ठीक है, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है, दंगे शुरू हो जाते हैं, सेनेट भवन को घेर लिया जाता है। ठीक है, सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, लेकिन ज्यादातर जो सदस्य थे उन्होंने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मान ली गई, और पत्थर और जलती हुई मसाले लेकर जो लोग थे यानी जो उनकी भीड़ थी वो भी आगे बढ़ने लगी। और इस तरीके से नीरो ने क्या आदेश दिया, नीरो ने अभिलेख के द्वारा लोगों को फटकार लगाई और सारे मार्ग जहां पर सेना लगा दी, जहां से लोगों को फांसी देने के लिए ले जाना था, ठीक है, सैनिकों को वहां पे लगा दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपके सामने एक सोर्स है, आपका स्रोत है आपकी बुक में से, और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शहर का शासक कौन था। तो शहर के शासक का नाम था, ठीक है, ल्यूशियस पेडेनियस सेकेंड्स, ये शहर का शासक था। और उसका कत्ल किसने करा था, तो इसकी जो हत्या की थी वो एक दास ने की थी, यानी कि एक दास के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट है कि किसी दास द्वारा शासक के कत्ल के संदर्भ में पुरानी परंपरा क्या थी। पुरानी परंपरा यही थी कि अगर कोई दास किसी शासक की हत्या कर देता है मान लीजिए, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, एक छत के नीचे रहने वाले जितने भी दास होंगे सबकी हत्या कर दी जाएगी, यानी सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये पुरानी परंपरा थी। अब उसमें चाहे बाकी दास निर्दोष हो तो भी उनको फांसी होनी है। ठीक है, जैसे मान लो एक छत के नीचे 10 दास रहते हैं। अब एक दास ने कर दी हत्या, 9 ने नहीं करी, 9 तो निर्दोष है, उन्होंने तो नहीं किया ऐसा, लेकिन एक ने किया था, लेकिन फांसी 10 के 10 को दी जाएगी। ठीक है, तो ये पुराना यहाँ पे रूल था, नियम था। अगला है कि नीरो ने आदेश को कार्यान्वित कराने के लिए क्या किया, यानी जो उसने ऑर्डर दिए थे उसको लागू कराने के लिए उसने क्या किया। तो सबसे पहले उसने लोगों को फटकार लगाई, यानी एक अभिलेख था, उस अभिलेख के अकॉर्डिंग लोगों को फटकार लगाई, लोगों को डांटा। और फिर सेना लगा दी। कहां पे सेना लगा दी, जहां पे दोषियों को फांसी के लिए ले जा रहे थे, यानी जहां पे लोगों को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तो वहां पे सेना लगा दी ताकि कोई उनको रोक ना सके। तो ये आपको बताना था। अब देखो अगला है आपके सामने पैसेज, एक बार देख लीजिए ध्यान से। मैं आपके सामने ना सारे पैसेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पैसेज पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है, या जो सोर्स है इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे ये पैसेज नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, पैसेज तो इससे भी बड़े होते हैं। ये सोर्स मान लो, स्रोत मान लो, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं और आंसर दिखाता हूं। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि चर्च की खिड़कियों की क्या विशेषता थी। तो चर्च की खिड़कियों की विशेषता क्या होती थी कि उसमें रंग बिरंगे रंजित कांच होते थे, सफायर वाले कांच होते थे। ठीक है, खिड़कियां होती थी और रंग बिरंगे कांच होते थे, तो दिन में जो सूर्य का प्रकाश होता था वो उसमें से चला जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सरकारी प्रधान, शिल्पकार और स्वर्णकार की तनख्वाह जो होती थी, यानी जो उनको पैसा मिलता था वो कैसे दिया जाता था, तो वेदिका से सिक्कों के रूप में, यानी वेदिका में जो सिक्के होते थे, ठीक है, यानी उनकी तनख्वाह जो होती थी वेदिका से जो सिक्के होते थे उसके रूप में मिल जाते थे। और वो अपने भाई बंधुओं के लिए आटा भी ले सकते थे, यानी आटा जो है अपने भाई बंधुओं के लिए सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। तो आप ये बातें यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने के पीछे क्या कारण थे। चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने के पीछे क्या कारण थे, तो देखिए कारण ये था कि जगह की कमी थी, यानी वहां पे जगह की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी जिस कारण चर्च को बड़ा बनाना पड़ा। फिर अत्याधिक यंत्रणा और शोर, बहुत ज्यादा शोर हो जाता था वहां पे, तो उस शोर से बचने के लिए भी क्या किया गया, वहां पे उसको बड़ा यानी विस्तृत किया गया, चर्च को बड़ा बनाया गया। फिर जो दावत के दिन होते थे, यानी जब पार्टी वगैरह होती थी उस समय में जगह की बहुत कमी महसूस होती थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए भी चर्च को इन्होंने क्या किया, बड़ा बनाने का प्रयास किया, ठीक है। अगला सोर्स देखिए, बहुत ध्यान से एक बार देख लो इसे, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ये जो उद्धरण का जो स्रोत है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये ली ब्राउन की वार्ता यानी उसकी बातचीत है, ये 1986 की बातचीत है, इसमें से ये स्रोत लिया गया है, ठीक है, उसकी बातचीत से। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तर की पट्टी यानी जो प्रस्तर की पट्टी थी उसके अनुसार होपी लोग जो थे वो क्या मानते थे, तो होपी लोग ये मानते थे कि उनके पास आने से पहले, ठीक है, उनके पास आने वाले जो पहले भाई बहन है वो कछुओं के रूप में आएंगे। कहने का मतलब है उनके पास जो भाई बहन आने वाले हैं वो किस रूप में आएंगे, कछुओं के रूप में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि होपी लोग एक खास गांव में क्यों इकट्ठा हो गए थे, वो इसलिए इकट्ठा हो गए थे क्योंकि ये ऐसा मानते थे ये लोग कि उनके भाई बहन जो है वो आने वाले हैं, किस रूप में आने वाले हैं, कछुओं के रूप में आने वाले हैं, इसीलिए वो वहां पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। इसलिए जब समय आया तो वो यहाँ पे क्या हुए, इकट्ठा हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे सेट नंबर 2। तीन हमने देख लिए हैं सोर्स, अब सेट नंबर 2 में भी हम 3 सोर्स देखने वाले हैं, और ये सारे वो सोर्स हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट है दासों के प्रति व्यवहार, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सेम जो आपका सोर्स है ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो सेम सोर्स दोबारा आ गया है। अब देखो एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही लास्ट ईयर के पेपर में रिपीट हो रखा था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो सोर्स है इसको हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, ये मठ से रिलेटेड आपका जो सोर्स है इसमें कुछ बातें बताई गई है। अब इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि बेनेडिक्ट मठ की हस्तलिखित जो पुस्तक है, यानी हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है जिसको पांडुलिपि कहा जाता है, उसमें कितने अध्याय थे, तो उसमें 73 अध्याय थे, ठीक है। संपत्ति से संबंधित जो नियम थे वो कौन से अध्याय में थे, तो अध्याय 33, यानी जो अध्याय है उसका चैप्टर नंबर 33 था, उसमें संपत्ति से रिलेटेड नियम थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मठों का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो मठ इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि वहां आवश्यकता की सभी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए लोगों को पानी चाहिए होता है तो पानी वहां पे अवेलेबल हो, चक्की अवेलेबल हो, ठीक है, वहां पे उद्यान यानी बगीचे वगैरह भी अवेलेबल हो, वहां पे कार्यशाला वर्कशॉप वगैरह भी अवेलेबल हो, ठीक है, सब कुछ उनको उसके अंदर मिल जाए, मठ के अंदर वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब आपके सामने एक और पैसेज है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, सिडनी के इलाके का एक वर्णन, सिडनी के बारे में बता रखा है, वहां के आदिवासियों के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इस घटना का संबंध किन लोगों से है, यानी कौन से लोगों से संबंधित ये घटना है, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से रिलेटेड घटना है, ठीक है, किससे रिलेटेड घटना है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से। अगला क्वेश्चन है कि ये जो अनुच्छेद है आपके सामने जो स्रोत दे रखा है इसमें किस शहर के इलाके का वर्णन किया जा रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सिडनी, यानी सिडनी जो शहर है उसके इलाके का डिस्कशन इसमें हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश आबादकारों की कोई 2 गतिविधियों के बारे में आपको बताना है। तो ब्रिटिश आबादकार जो थे ये क्या करते थे, ये पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे थे, ठीक है, खूब पेड़ों को काट रहे थे, पत्थर हटाकर मिट्टी से खूब ईंटें बनाने लगे थे ये लोग, और जमीन में गड्ढे बनाकर बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने लगे थे, ठीक है। तो ये लोग ये काम कर रहे थे। अब बात करते हैं सेट नंबर 3। एक बार ध्यान से देखिए, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वारका शीर्ष, ठीक है, वारका शीर्ष। अब वारका शीर्ष वाला जो आपका पैसेज है
या स्रोत है या उद्धरण, अनुच्छेद, जो भी कहा जाए, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के, और फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलूंगा। प्रश्न है आपके सामने कि उरुक नगर में, यानी जो उरुक नगर था, उरुक नगर में पाया गया स्त्री की जो मूर्ति थी, ठीक है, ये सिर जो है ये कब का है, तो ये 3000 ईसा पूर्व के आसपास का इसको माना जाता है। ठीक है, इसकी आंखें और इसकी जो भौं है, यानी जो आईब्रो वगैरह होती है, इसको बनाने के लिए कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया था, तो आंख और भौं, ये नीला जो लाजवर्द पत्थर होता था, ठीक है, जो कीमती पत्थर माना जाता था, और सफेद सीपियों का इस्तेमाल किया गया है, और साथ के साथ इसमें काले डामर का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इन सभी का यूज करके उसकी आंखें और उसकी भौं बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि वारका शीर्ष मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना क्यों माना जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो मूर्तिकला है उसमें बेहतर माना जाता है वारका शीर्ष को, बहुत बेहतरीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 3000 ईसा पूर्व में उस समय इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन संसाधन ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी मूर्ति बनाना ये बहुत मतलब अचंभा मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बेहतर माना जाता है। तो ये इतना फेमस क्यों है पूरी दुनिया में, तो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें सुकोमल सुंदर बनावट की प्रशंसा की जाती है, यानी ये बहुत ही सुंदर बनावट है। ऐसे पत्थर से बनी है जो मेसोपोटामिया में नहीं मिलता तथा दूर से लाया गया होगा, यानी ये जो पत्थर है वहां तो अवेलेबल नहीं था, तो उस पत्थर को ये लोग कहीं ना कहीं दूर से लाए होंगे, तब जाके इन्होंने क्या बनाया होगा, इस वारका शीर्ष को बनाया होगा। ठीक है, तो एक बार आप वापस से देख सकते हैं, उसको ध्यान से देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट मठ की बात चल रही है, भिक्षुओं की बात चल रही है, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये दोबारा से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेंट बेनेडिक्ट मठ जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये इटली में है। ठीक है, कहाँ पे है, इटली में है। जो भिक्षु जो भिक्षु मठों में ना रहकर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे भिक्षुओं को फ्रायर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया था कि ये मठों में नहीं रहेंगे, ये घूम घूम कर लोगों को उपदेश देंगे, भिक्षा वगैरह मांगकर अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आलस्य को समाप्त करने के लिए भिक्षु और जो भिक्षुणियां हैं इनको क्या प्रयास करना चाहिए, तो ये लोग निश्चित शारीरिक श्रम, ठीक है, रेगुलर मतलब जो ये मठों में जो रहते थे रेगुलर इनको शारीरिक श्रम करना है, यानी कि कुछ मेहनत वाला काम करना है, और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। ठीक है, कुछ निश्चित घंटे डेली के मतलब डिसाइड कर लेने, उसमें पवित्र पाठ करना है, बाइबल वगैरह को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ सकते हैं। एक पैसेज आपके सामने है, एक स्रोत आपके सामने, एक बार ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है कि जो निकोलो मैकियावली हैं इन्होंने किस ग्रंथ में मनुष्य के स्वभाव के विषय में वर्णन किया था, तो इनका ग्रंथ था द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस नामक ग्रंथ में इन्होंने जो मनुष्य का स्वभाव होता है यानी ह्यूमन नेचर होता है उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कौन से क्रियाकलाप उन्हें प्रशंसा तथा निंदा का पात्र बना देते हैं। तो देखो मनुष्य आप देखोगे अलग अलग तरह के मनुष्य होते हैं, कोई दानी होता है तो कोई कंजूस होता है, कोई निर्दयी होता है तो कोई बहुत ज्यादा दयालु होता है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है तो कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो मनुष्य के का ये नेचर होता है और इसी से वो प्रशंसा और निंदा का पात्र बनता है। मान लो कोई व्यक्ति दयालु है, लोगों पे दया करता है, जानवरों पे पशु पक्षियों पे दया करता है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, यानी वो प्रशंसा का पात्र बनेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है जो कि दयालु नहीं है, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, क्रूर है बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्ति को निर्दयी कहा जाएगा। ठीक है, तो निर्दयी कहा जाएगा तो ये निंदा का पात्र बनेगा। अगला, मैकियावली के कथन के अनुसार सभी मनुष्य बुरे होते हैं। आखिर ये मनुष्य बुरे क्यों होते हैं, तो मैकियावली ने बोला था कि मनुष्य जो होते हैं वो बुरे होते हैं क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी उनकी इच्छाएं होती हैं और वो अपूर्ण रह जाती हैं, पूरी तो हो नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, वो समस्त मतलब ऐसे ही उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्धता हो, यानी अपना फायदा देखेंगे और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, तो ऐसा मनुष्य करता है, इसीलिए उन्होंने उसके नेचर के बारे में ऐसा बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में देखेंगे आपके सामने एक स्रोत है, इस स्रोत को ध्यान से देखो, दासों के प्रति व्यवहार, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको लग रहा होगा तो ये तीसरी चौथी बार आ रहा है, ये इतनी बार पूछा जाता है आपके पेपर में कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना रिपीट ये क्यों होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि दासों के प्रति व्यवहार नामक जो विवरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये टैसिटस के द्वारा। ठीक है,
जो आरंभिक साम्राज्य के इतिहासकार थे इनके द्वारा इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कत्ल का पुराना रिवाज जो था उसके अनुसार क्या सजा थी, क्या नियम थे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर मान लो कोई एक दास कत्ल करेगा तो अन्य दासों को, यानी एक छत के नीचे जितने भी दास रहते हैं सबको फांसी पे लटका दिया जाता है, ठीक है। फिर नीरो ने आदेश का पालन करवाने के लिए क्या किया, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अभिलेख के हिसाब से उसने फटकार लगाई और जहां से फांसी के लिए लोगों को ले जाना था वहां पे उसने सेना लगा दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगोलों के द्वारा जो विनाश, ठीक है, विनाश किया गया था इसके आकलन के बारे में आपसे पूछा हुआ है। चंगेज खान के अभियान है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जुवेनी जो है वो किस भाषण के इतिवृत्त, किस भाषा के इतिवृत्तकार हैं, ठीक है। ये भाषण नहीं है, ये भाषा होगा। तो जुवेनी जो थे ये फारसी जो लैंग्वेज है इसके इतिवृत्तकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निशापुर, हेरात, बगदाद पर आधिपत्य करने में कुल कितने लोगों को चंगेज खान ने मौत के घाट उतार दिया। तो देखो 41,47,000 लोगों को चंगेज खान ने मार दिया था, यानी मौत के घाट उतार दिया था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान के द्वारा यह भीषण जो नरसंहार किया गया था, यानी लोगों को जो मारा काटा गया था, ये क्यों किया गया था। तो जो विवरण है उससे हमको पता चलता है कि जिन नगरों ने चंगेज खान का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, यानी जिन लोगों ने चंगेज खान की जो प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वहां के लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। निशापुर में एक मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण भी वहां पे बहुत बड़े लेवल पे कत्लेआम किया गया था, नरसंहार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जापानियों ने कब तक कौन सी लिपि चीनियों से ले ली थी, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी में इन्होंने जो कांजी लिपि थी ये इन्होंने ले ली थी। नेक्स्ट है कि मुरासाकी के द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, तो हिरागना जो एक लिपि थी इसका प्रयोग किया गया था। जापानियों ने क्यों तथा कौन सी दो ध्वनात्मक वर्णमाला का विकास किया था। तो जापान के जो लोग थे उन्होंने दो ध्वनात्मक वर्णमाला, एक हिरागना हो जाएगा, एक कताकाना हो जाएगा, ठीक है, इसका विकास किया था क्योंकि उनकी भाषा जो थी वो चीनी भाषा से बिल्कुल अलग थी, इसलिए उनको इसका विकास करना पड़ा। अब बात करते हैं सेट नंबर 5 की। सेट नंबर 5 में देखें तो आपके सामने स्रोत दे रखा है। क्वेश्चन है कि बुखारा पर कब्जा, ठीक है। तो परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी, ये वापस से जुवैनी की बात चल रही है, ठीक है, जो अभी हम इससे पहले वाले पैसेज में पढ़ चुके हैं। तो जुवैनी कौन था, ये फारसी इतिवृत्तकार था, ठीक है, फारसी में लिखता था। मंगोल नगरों पर अधिकार करने के बाद वहां के लोगों से कैसा बर्ताव करते थे। तो मंगोल जो थे जब किसी नगर को अपने कब्जे में ले लेते थे तो उस नगर को ध्वस्त कर देते थे, खत्म कर देते थे, तोड़ फोड़ देते थे। वहां के जो लोग थे उनको लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे। अगर कोई उनकी जो वर्चस्व है, प्रभुत्व है, उसको स्वीकार नहीं करता तो उसको मार देते थे। चंगेज खान ने स्वयं को ईश्वर का दंड कहने के पीछे क्या तर्क दिया। तो चंगेज खान कहता था कि लोग जो हैं वो पापी हैं, ठीक है, लोगों ने पाप कर रखे हैं, इसलिए ईश्वर ने उनके पापों का दंड देने के लिए चंगेज खान को भेजा है, ठीक है। अपने आप को वो ईश्वर के दूत के रूप में दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है क्योंकि तुम लोग पापी हो और तुमने पाप किए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये निकोलो मैकियावली वाला जो है इनका जो ग्रंथ था द प्रिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं आगे, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, सेम पैसेज यानी सेम सोर्स आ जाता है बट क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि सेम जो आपके सामने स्रोत आ रहा है उसमें से हर बार क्वेश्चन भी सेम पूछे जाए, थोड़े बहुत घुमा भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद है इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक है निकोलो मैकियावली, ठीक है, नाम ये आपको याद रखना है। लेखक के अनुसार सभी मनुष्य बुरे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है मनुष्य जो होता है वो स्वार्थी होता है, अपना स्वार्थ देखता है हमेशा से और उसकी इच्छाएं जो होती है अपूर्ण रह जाती है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाता है अपना। नेक्स्ट है कि मनुष्य के ऐसे कौन से गुण हैं, मनुष्य की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मनुष्य, अगर कोई मनुष्य मान लीजिए दानी है, हितैषी है, दयालु है, ठीक है, निष्कपट है, बिल्कुल भी छल कपट वाला नहीं है, गंभीर है, धार्मिक है, लोगों की मदद करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कठोर है, निर्दयी है,
ठीक है, लोगों को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, हिंसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगी? निंदा मिलेगी। ठीक है, यानी जो व्यक्ति बुरे होते हैं उनको निंदा मिलती है, जो लोग अच्छे होते हैं उनको प्रशंसा मिलती है। फिर नेक्स्ट आपके सामने अनुच्छेद है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि सिएटल का प्रमुख समझौता क्या था? तो देखिए, समझौते के अकॉर्डिंग देखे जाए तो सिएटल के लोगों को अपनी जो रिहायशी जमीन थी, यानी जो रेजिडेंशियल जमीन थी जिसपे वो लोग रहा करते थे, उसका हिस्सा जो था वो अमेरिका की सरकार को सौंपना था। ठीक है, ये कुछ समझौते में बातें होंगी। फिर मूल निवासियों को कहाँ कैद करके रखा गया था या उनको कहाँ पे भगाया गया था? तो वो रिजर्वेशंस कहलाती थी। ठीक है, जहाँ पे इनको रखा जाता था। मूल निवासियों के द्वारा भूमि के संबंध में क्या विचार था? क्योंकि ये अपने पूर्वजों की भूमि की तरह उसे मानते थे। ठीक है, ये भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उसको पुण्य और उसको मतलब उसको पावन मानते थे, पवित्र मानते थे। तो इनका नजरिया जो मूल निवासियों का था भूमि के प्रति वो बिल्कुल अलग था। जो जो यूरोप के लोग थे वो लालची थे। वो क्या करते थे? वो जंगलों को देखते थे तो उनके दिमाग में आता था मक्के के खेत। जहां पे भी उनको जंगल दिखेगा तो जंगल को देख के उनके दिमाग में आएगा मक्के का खेत। अब आप सोचोगे जंगल को देख के मक्के का खेत उनकी नजर में कैसे आ रहा है? तो अंग्रेज जो थे वो हमेशा प्रॉफिट देख रहे थे। ठीक है, अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर इस जंगल को हम समाप्त कर दें, यानी इस जंगल को हम यहाँ से काट दें, खत्म कर दें, तो यहाँ पे मक्के के खेत बनाए जा सकते हैं और वहाँ पे मक्का उगाया जा सकता है, उससे लाभ कमाया जा सकता है। तो अंग्रेजों का जो नजरिया था ना वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, अब बात करेंगे सेट नंबर 6 की। इसमें मैंने आपके कुछ मिड टर्म के भी पेपर ले लिए, जो पीवाईक्यू में आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो थे उसमें जितने भी सोर्स थे आपके, जो एनुअल वाले जो एग्जाम थे उसमें से भी मैंने सारे ले लिए, और मिड टर्म के जो एग्जाम है वहां से भी मैंने आपके ये क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, तो यास क्या था? चंगेज खान के द्वारा बनाई गई एक विधि संहिता कह लो, नियम संहिता कह लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यास से आप क्या समझते हैं? तो ये चंगेज खान की विधि संहिता थी जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता था, यानी ये जो रूल थे सबको मान्य होते थे। अब्दुल्ला खान कौन था? चंगेज खान के सबसे जो चंगेज खान का सबसे बड़ा बेटा था जोची, इसका एक दूर का वंशज था। चंगेज खान ने बुखारा के अमीर मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया और उनको क्या चेतावनी दी? तो उसने उनको पापी कहा, यानी पापी कहकर संबोधित किया और चेतावनी दी थी कि अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। ठीक है, और जो भी तुम्हारे पास पैसा है, धन है, वो मुझे दे दो और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। ऐसा किसने कहा था? चंगेज खान ने कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखो, आपके सामने एक और अनुच्छेद है, इसको ध्यान से देखो। प्रश्न है कि धर्म ग्रंथों का मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है? अगर धर्म ग्रंथ मातृभाषा में उसके अनुवाद अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो आम लोग जो होंगे वो अपने धर्म ग्रंथ की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, उसका सही अर्थ समझ पाएंगे। यानी एक्चुअल में उनके धर्म ग्रंथ में क्या है वो उसको समझ पाएंगे अगर लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद मिलता है। तो बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम टिंडेल ने। ठीक है, पुरोहित वर्ग क्यों नहीं चाहते कि धर्म ग्रंथ का मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध हो? क्योंकि पुरोहित वर्ग जो था वो ये चाहता था कि जो जनता है वो हमेशा अंधकार में रहे, अंधविश्वास को फॉलो करती रहे। ठीक है, वो जो झूठे कर्म कांड उनको बताते रहते हैं वो उसको फॉलो करते रहे और वो धर्म को ना समझे। ठीक है, उनको बेवकूफ बनाना चाहते थे। ये जो पुरोहित वर्ग होता था वो नहीं चाहता था कि जनता को जानकारी मिले, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनको ट्रांसलेशन उसका मिल पाए, अनुवाद मिल पाए। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या मतलब है? यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप का नाम उन्होंने अमेरिका रखा, तो इसको अमेरिका की पूर्व संध्या के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, मूल निवासी से आप क्या समझते हैं? ऐसे व्यक्ति जो किसी मौजूदा निवास स्थान पर पैदा हुआ हो और सदियों से वहीं रहता आ रहा हो, उसकी पूर्वज भी उसी भूमि में रहते आ रहे हो। ठीक है, तो वो वहां का मूल निवासी है। मूल निवासियों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोजन संग्रहण करते थे, बागवानी करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, तो ये सारे काम करते थे। अब बात करेंगे सेट नंबर 7, एक बार ध्यान से देखिए। तो ये आपके सामने पैसेज है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा ब्लर है पर आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप बुक में इस हेडिंग को ढूंढ के देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पे ले चलता हूं। तो प्रश्न है कि पत्थरों की चिन्हांकित मोहरें कहां बनाई जाती थी? तो भारत में बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुशल कारीगरों के द्वारा मोहरों पर क्या उकेरा जाता था? तो कुशल कारीगर जो थे, ठीक है, इसमें मालिक का नाम, उसका नाम, उसके इष्ट देव यानी जिसकी वो पूजा करता है उसके देवता का नाम, और उसकी पदीय स्थिति यानी वो किस पद पे है, क्या उसका क्रम है, उसको अंकित किया जाता था। मोहर किस प्रकार वस्तुओं की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करती थी कि वस्तु जो है सही सलामत आ गई है? तो देखिए,
किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से, यानी मान लो कोई कपड़े की गठरी है, ठीक है, उसको बांध दिया जाता था और चिकनी मिट्टी का लेप उस पर लगा दिया जाता था और फिर उस पर मुहर रख के ऐसे ऐसे घुमा दी जाती थी। उस पर क्या हो जाता था, मुहर का सील, यानी जो सील होती है, मुहर हो जाती है, वो छप जाती थी, यानी उस मिट्टी पे छप जाती थी। यदि कोई उस सामान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो मुहर टूट जाएगी, वो मिट्टी जो है वो विखंडित हो जाती थी। तो इससे पता लग जाता था कि सामान सुरक्षित हमारे पास आया है या नहीं आया है। ठीक है, आगे देखो, एक और पैसेज है आपके सामने, सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने फर्स्ट कि त्राजान किस साम्राज्य का सम्राट था, तो ये रोमन साम्राज्य से है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि त्राजान जो था वो किस रास्ते से फारस की खाड़ी तक पहुंचा था, तो ये फरात नदी के रास्ते होते हुए आगे बढ़ा और पर्थियन की राजधानी जो थी टेसीफून, यहां तक आया और फिर फारस की खाड़ी पे पहुंचा। ठीक है, त्राजान जो था वाणिज्यिक पोत को लालायत नजरों से क्यों देखता था, तो ये भारत को विजित करने के लिए, क्योंकि ये भारत को जीतना चाहता था और सिकंदर की तरह ये महान बनने की इच्छा रखता था मन में। ठीक है, इसलिए ऐसा था। इसके बाद एक और पैसेज है, गजन खान का भाषण। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गजन खान, ये भाषण किसने लिखा है, गजन खान का भाषण किसने लिखा है, तो ईरानी वजीर था जिसका नाम था रशीदुद्दीन, इसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि गजन खान कौन था, तो ये पहला इल्खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को, ठीक है, इस्लाम धर्म को क्या करा, ग्रहण किया। नेक्स्ट है कि ये जो स्रोत है इसके अनुसार गजन खान किसानों के प्रति क्या रवैया रखना चाहता था, तो गजन खान ने आदेश दिया था कि किसानों के प्रति दयालु दयालु बनो, ठीक है, अपना रवैया बदलो, और किसानों को लूटेंगे तो हम अपना भविष्य खराब करेंगे, यानी कि किसानों को लूटना नहीं है, अगर हम किसानों को लूटते हैं तो हम खुद का भविष्य खराब कर लेंगे, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब सेट नंबर 8 की बात करते हैं। ये आपके सामने एक और पैसेज है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नाइट किस प्रकार के लोगों का वर्ग था, तो ये योद्धा वर्ग होता था, सैनिक वर्ग होता था। ठीक है, अश्वरोही सैनिक इनको कहा जाता है। लॉर्ड के द्वारा नाइट को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, फीफ कहलाती थी। ठीक है, एक नाइट अपने लॉर्ड के लिए किस प्रकार संबंधित था, जैसे लॉर्ड अपने राजा से संबंधित था, यानी सबसे ऊपर राजा होता था, फिर लॉर्ड होता था, लॉर्ड स्वामी भक्त होता था राजा के लिए, तो उसी तरीके से लॉर्ड से नाइट संबंधित होते थे। ठीक है, फीफ के बदले में नाइट जो थे वो लॉर्ड को सुरक्षा देते थे, उसका वचन देते थे और उनके लिए लड़ते थे। ठीक है, उनके साथ निष्ठावान रहते थे। एक और पैसेज आपके सामने, एक और स्रोत है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपयुक्त स्रोत के लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर गैलन, यानी किसने लिखा है, डॉक्टर गैलन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बीमारियां क्यों हो रही थी, कुपोषण बहुत ज्यादा फैल गया था। ठीक है, इसलिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में बीमारी हो रही थी। ग्रामीण लोग क्या खाकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे, तो ये अस्वास्थ्यकर खाना खाते थे, यानी बेकार खाना खाते थे। ठीक है, जो हेल्दी फूड नहीं था वो खाते थे, पेड़ों की टहनियाँ खा लेते थे, पेड़ों की छाल खा लेते थे, पेड़ों की जड़ को खा लेते थे, झाड़ियों को खा लेते थे। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों को भी खा लेते थे ये जो खाने योग्य नहीं होते। कुछ पेड़ पौधे पत्ते ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, ये लोग उसको भी खा लेते थे, इसीलिए ये मर भी जाते थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे अपना ये जो वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये मैं 4 आपको पहले से पैसेज, सॉरी 4 आपको पीवाईक्यू करवा चुका हूँ, इसमें मैंने आपका कंप्लीट करा दिया सब कुछ। ये पीवाईक्यू आप देखोगे, इसमें आपके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपके स्रोत वाले क्वेश्चन, आपके मैप वाले क्वेश्चन, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन इन वीडियो में कवर है। आप कमेंट बॉक्स में जाके एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हो और पेपर से पहले जरूर देख के जाना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और शेयर कर दें वीडियोस को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।